अस्सलामुअलैकुम। आज जो हम सवाल करने वाले हैं वो अक्टूबर नवंबर 2018 P22 यानी वेरिएंट 2 का सवाल है। ठीक है जी। और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं। Finn started business on 1st January 2017. He did not keep full accounting records. Once again he did not keep full accounting records. इसका मतलब ये है कि ये incomplete records का सवाल है। ठीक है जी। A summary of his bank statements for the year ended 31st December 2017 was as follows. उन्होंने क्या बना के दे दिया? उन्होंने एक बैंक अकाउंट बना के दे दिया। क्या बना कर दे दिया? उन लोगों ने एक बैंक अकाउंट बना के दे दिया। ठीक है। यानी जो पैसा आ रहा है और जो पैसा मेरे पास से जा रहा है। ठीक है जी। ये रिसिप्ट्स का टोटल दे दिया उन्होंने, ये पेमेंट्स का टोटल दे दिया। ठीक है। क्या बोल रहे थे? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन वाज अवेलेबल। क्या फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मेरे पास फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ये अवेलेबल है कि रिसिप्ट्स फ्रॉम कस्टमर्स पेड इनटू द बैंक बट नॉट येट शोड ऑन द बैंक स्टेटमेंट वर $1800। उसके कहने का मतलब ये है कि कस्टमर्स ने हमें कुछ पैसा दिया जो आपने अपने बैंक में अभी नहीं लिखा, यानी बैंक यानी इस साइड पे अभी नहीं लिखा। ठीक है जी। यानी रिसिप्ट साइड पे आपको पैसा रिसीव हुआ था वो आपने नहीं लिखा। checks paid to suppliers not yet presented to the bank amount to $1600। यानी आपने कुछ पैसा दिया किसको? अपने ट्रेड पेबल्स को दिया, वो आपने अपनी पेमेंट साइड पे नहीं लिखा। ठीक है। वंस अगेन इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए आपकी ताकि आपको बात का समझ में आए कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है जी। तो मैंने अपनी अंग्रेजी से समझा कि भाई कुछ पैसा हमने ट्रेड रिसीवेबल को दिया जो उसने रिकॉर्ड नहीं की, कुछ पैसा हमने ट्रेड रिसीवेबल से लिया जो रिकॉर्ड नहीं किया, और कुछ पैसा ट्रेड पेबल्स को दिया जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है जी। हाँ, ये मैंने सही बोला ना? हाँ, सही बोला होगा प्रोबेबली। अच्छा जी, आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है वो बोल रहा है जी कैलकुलेट द बैलेंस एट बैंक विच वुड अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर 2017। वो सिंपली ये बोल रहा है कि इन सब भंड को सही करने के बाद ना, इन सारे भंड को सही जब आप करो तो मतलब ये जो भंड आपने मारे इनको सही करने के बाद बैंक बैलेंस कितना आना चाहिए आपके पास। ठीक है। तो सिंपली मुझे क्या चीज़ बनानी है? एक बैंक अकाउंट बनाना है छोटा सा। क्या बना लेते हैं? एक छोटा सा बैंक अकाउंट बना लेता हूँ। ठीक है, बैंक अकाउंट बना लेता हूँ। क्योंकि ये पहले से टोटल हुए हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं करने को। मैं सिंपली ढूंढ लेता हूँ कि यानी बीडी कहाँ पे आ रहा है, यानी कहाँ पे वो है, बैंक ओवरड्राफ्ट में भी या डेबिट बैलेंस है। तो मैं रिसिप्ट की साइड दे सकता हूँ कितनी है? 11760। और क्रेडिट साइड कितनी है? रिसिप्ट यानी डेबिट, पेमेंट यानी क्रेडिट। तो इन दोनों को लेस करता हूँ। अगर मैं 117,600 माइनस 126,700, तो मैं देख सकता हूँ 9,600। इन दोनों को अगर मैं लेस करूँगा ना तो मेरे पास 900 आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ओवरड्रॉन आ जाएगा। यानी डेबिट साइड मेरी कितनी है? 117,600। क्रेडिट साइड कितनी है? 126,700। जब मैंने इन दोनों को लेस किया ना तो मेरे पास सी डी यहाँ पे आ रहा है 9,100। क्योंकि मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ तो मुझे पता है कि बी डी क्रेडिट पे बनेगा, क्योंकि सी डी डेबिट पे बन रहा है ना इन दोनों को लेस करने के बाद। ठीक है। तो इस वजह से मुझे पता चल गया कि 9,100 ने, यानी 9,100 से एडजस्टमेंट को मैंने स्टार्ट करना है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी डी एक तरीके से अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना? 9,100। अब मैं देखता हूँ मैंने क्या क्या भंड मारे। पहला भंड मारा कि रिसिप्ट हुई थी वो मैंने लिखी नहीं, तो रिसिप्ट कहाँ पे आएंगी? बैंक में पैसा आएगा ना, तो बैंक में पैसा आएगा तो डेबिट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मैं रिसिप्ट लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ? रिसिप्ट लिख दिया मैंने। यहाँ पे कितने की वैल्यू से लिख दिया? कितनी थी? 1,800 थी। और कुछ पेमेंट थी जो मैंने नहीं लिखी थी। पेमेंट करूंगा तो पैसा जा रहा होगा, कितना जा रहा होगा? 1,600। कितना? 1,600। ठीक है जी। ये क्या लिख दिया मैंने? पेमेंट लिख दिया। क्या लिख दिया? पेमेंट। इनका टोटल करते हैं। ठीक है। तो मुझे पता चल जाएगा कि क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाना है। 9,100 प्लस 1,600 मेरे पास आ जाएगा कितना? 10,700। 10,700 माइनस 1,800 करता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कहाँ पे आ रहा है सी डी। सी डी मेरे पास डेबिट साइड पे आ रहा है। इसका मतलब 8,900, जिसका मतलब अभी भी ये क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो सही है। 8,900 का क्या है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है। तो यानी बैंक, यानी जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें 8,900 किधर जाएगा? करंट लायबिलिटी में जाएगा। कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं हमारे को? वो कह रहे हैं ऑल सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस, देयर वर नो सेल्स रिटर्न्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है। द टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इनवॉइसेस इशूड ड्यूरिंग द ईयर वाज 14 144,200।
Finn had allowed one customer to pay $100 less than the invoice amount because he had paid promptly, यानी डिस्काउंट की बात कर रहा है वो, ठीक है जी। अच्छा सही है, ये तीन बातें पढ़ ली हमने। क्या बना के देना उसको, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट बना के देना। क्या बना के देना है, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट, ठीक है। अब मुझे एक चीज पता है कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कब कर रहा हूँ, 1 जनवरी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी टी अकाउंट का मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। किसी भी टी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस इसलिए नहीं होगा क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट कब कर रहा हूँ मैं, 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये कोई भी ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। तो सिंपली मुझे क्या बनाना है, अपने ट्रेड रिसीवेबल्स का फॉर्मेट फॉलो करना है। ऑल सेल्स वर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस, देयर नो सेल्स रिटर्न नहीं है। टोटल वैल्यू ऑफ सेल्स इनवॉइसेस, यानी डायरेक्टली क्रेडिट सेल्स की वैल्यू दे रहा है वो। कितनी वैल्यू दे रहा है, कितनी वैल्यू दे रहा है वो डायरेक्टली, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 144,200, यानी डायरेक्टली सेल्स की वैल्यू, क्रेडिट सेल्स की वैल्यू दे रहा है, ठीक है जी। क्रेडिट सेल्स कितनी वैल्यू दे रहा है, क्रेडिट सेल्स की 144,200। उसके बाद मुझे पता है यहाँ पे क्या आती हैं, रिसिप्ट्स आती हैं। क्या आती हैं, रिसिप्ट्स आती हैं। यार क्या मतलब रिसिप्ट्स आती हैं, कैसे निकालूं इन रिसिप्ट्स को, ऑब्वियसली बैंक अकाउंट देखूंगा। बैंक अकाउंट देखता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 98600। क्या ये 98600 लिखूंगा, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए बिल्कुल भी नहीं क्योंकि ये बैंक अकाउंट बना हुआ तो है लेकिन उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट हुई है, कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने नहीं लिखी थी। क्या चीज नहीं लिखी थी, कि रिसिप्ट हुई थी ट्रेड रिसीवेबल्स 1800 की, वो मैंने नहीं लिखी। तो ये 98,600 तो रिसिप्ट मेरे पास हुई ही हुई हैं, 98,600 रिसिप्ट हुई हैं। लेकिन लेकिन एक मसला ये है कि आपके पास फर्दर 1800 ये जो आपने रिकॉर्ड नहीं की थी, ठीक है। तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 98600 प्लस 1800, ये मेरे पास आ गया 1,04,000, 1,04,000, ठीक है। तो रिसिप्ट कितने को, ये 1,04,000 की, ठीक है। 1,04,000 की वर्किंग क्या थी भाई, 98600 प्लस 1800, ठीक है। क्या वर्किंग थी, क्यों वर्किंग थी, आई होप समझ में आ गई हो। क्योंकि ये बैंक अकाउंट, ये वाली रिसिप्ट प्लीज नहीं लिखनी, इसलिए नहीं लिखनी क्योंकि ये बैंक अकाउंट में आगे एडजस्टमेंट हुई है, और जो एडजस्टमेंट की हुई है रिसिप्ट और हुई थी वो लिखी रही थी, तो लिख दी तो हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ थी, क्या चीज़ आ जाएगी आपके पास, वो कह रहे जी फिन हैड अलाउड वन कस्टमर टू पे 100 लेस देन द इनवॉइस अमाउंट। तो ये अमाउंट जितनी भी थी आपके पास उसमें से $100 लेस उसको इजाज़त दी, तो ये क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया। कितने का अलाउड हो गया, 100 का अलाउड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली टोटल्स कर लेता हूँ, ठीक है। क्या कर लेता हूँ, सिंपली टोटल्स, ठीक है। टोटल कितना आ जाएगा, 144,200, यही आ जाएगा 144,200, ठीक है। 144,200, तो मेरे पास क्या आ जाएगा बैलेंस, CD आ जाएगा। कितना बैलेंस CD आ जाएगा, 43700, 43700, ठीक है। अब क्या बनाना है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, all purchases were made on credit basis, there were no purchases returned during the year, the total value of purchases invoices received for was 79,300, of these 12,100 had not been paid by the year end, यानी इतने बनते थे, इतनी थी क्रेडिट परचेजेस, इसमें से इतने रिसीव देना रह गए, इतनी परचेजेस की थी, इतने देना रह गए। तो मेरे पास पता चल गया डायरेक्टली बैलेंस CD की वैल्यू, क्योंकि साल के एंड का पता चल गया ना। बैलेंस CD की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता चल गई 12,100, और मुझे पता चल गया क्रेडिट परचेजेस कितनी थी मेरे पास, 79,300। भाई आप बोल रहे होंगे ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं लिख रहा, बैलेंस BD क्यों नहीं लिख रहा, इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि बिजनेस को स्टार्ट ही आपने कब करा है, 1 जनवरी को करा है। 1 जनवरी को स्टार्ट करा है तो इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आगे चले। फिन न्यू that he had sometimes taken a cash discount but had kept no record of the amounts involved, क्योंकि क्योंकि अभी बैलेंस CD आपको बता दिया, इसका मतलब बैलेंसिंग फिगर से डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू डालेगा, निकलवाएगा। तो हमें पता है फॉर्मेट में क्या आ जाती है, पेमेंट्स आ जाती है, ठीक है। पेमेंट्स कहाँ से निकालें, अगर बैंक अकाउंट में अपने जाऊँ मैं,
ये क्रेडिट सप्लायर वाली पेमेंट्स आ गई मेरे पास, ठीक है। लेकिन पेमेंट्स निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या चीज़ करनी पड़ेगी, मुझे पता है 65,100 तो थी ही थी, लेकिन और थी 1600 जो मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, तो इनको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ 651 और 1600 को ऐड करता हूँ, आ जाएगा 66700। कितना आ जाएगा 66700। तो इसकी वर्किंग क्या थी, 65100 प्लस 1600, कितना 16, तो ये कितना आ जाएगा 66700, 66700। तो अभी मैं टोटल कर लेता हूँ, ठीक है। और टोटल से मुझे क्या चीज़ पता चल जाएगी, ये आ जाएगा 79300। कितना आ जाएगा 79300। यार ये बैलेंसिंग फिगर से क्या आ जाएगा, मेरे पर बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा। 500 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, लेकिन उसको मैं क्या नाम दूंगा, डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि वो क्या बोल रहा था, हैड केप्ट नो रिकॉर्ड ऑफ द अमाउंट्स इन्वॉल्व, ठीक है। अब आगे चले थोड़ा सा, आगे क्या बोल रहा है वो, Finn paid wages of $1,200 in cash each month. He also took cash drawings of 500 every month. Other operating expenses were all paid in cash. Cash in hand was $100 at the year. And prepare a cash account for the year ended 31 December 2017 to show the amount paid for other operating expenses. तो मैं देखता हूँ मेरे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ कहाँ जा रहा है। तो पहला पैसा जा कैसे रहा है, पहली लाइन में अगर मैंने सही तरीके से पढ़ी है, वेजेस 1200 ईच मंथ, तो 1200 इंटू 12, ठीक है। मेरे पास कितना आ जाएगा 1200 इंटू 12, 1200 इंटू 12 करते हो मेरे पास आ जाएगा 14,400, 14,400। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ड्राइंग्स के बारे में, ड्राइंग्स कैसे निकालूँ, ड्राइंग्स के लिए बोल रहे 500 थी एवरी मंथ, 500 इंटू 12, 500 इंटू 12 करो तो ये आ जाता है कितना, 6,000 आ जाता है। कैश इन हैंड मुझे दे दिया उसने, यानी बैलेंस सीडी अगर मैं बोलूँ दे दिया उसने मुझे, कैश इन हैंड एट क्लोजिंग, या बैलेंस सीडी लिख देता हूँ। बैलेंस सीडी कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। पैसा मेरे पास किस तरीके से आया, अगर मैं अपना बैंक अकाउंट देखता हूँ, अगर मैं अपना बैंक अकाउंट देखता हूँ तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ मेरे पास से पैसा जा रहा है, मेरे पास से पैसा जा रहा है। अगर मैं कैश के बैलेंस के बारे में बात करूं तो पेमेंट साइड पे मैं देख सकता हूं यहाँ पे लिखा हुआ है कैश। क्या मतलब, एक बैंक अकाउंट और क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है कैश, इसका मतलब आपने बैंक से पैसा निकाल लिया, ठीक है। यानी बैंक से पैसा चले गया और कैश की फॉर्म में ले आया अपने पास, ठीक है। बैंक से पैसा निकल गया और कैश की फॉर्म में ले आया, ठीक है। कैश लिखा है ना पेमेंट साइड पे, इसका मतलब कैश, बैंक से कैश गया है और कहाँ पे आ गया, यानी कैश फिजिकल फॉर्म में आपके पास आ गया, ठीक है। तो ये मैंने कौन सी अमाउंट लिख दी, बैंक वाली अमाउंट लिख दी, कितनी 35,600, कितनी 35,600। तो टोटल कितना आ जाएगा 35,600, ये कितना आ जाएगा 35,600। तो बैलेंसिंग फिगर से मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना आ जाएगा, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15,100। ये कैसे आया मेरे पास, ये मेरे पास आया बैलेंसिंग फिगर से आया, कैसे आया, ठीक है। आ गई समझ में, आई होप ये सबको समझ में आ गया। ये बैंक की वैल्यू कैसे आई मेरे पास, ये मेरे पास पेमेंट्स दी हुई हैं, पेमेंट्स की साइड पे मुझे क्या दिया हुआ है, पेमेंट्स यानी क्रेडिट साइड, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे 35,600 दिया। इसका मतलब से बैंक से पैसा निकाल रहे हो, पैसा पैसा बोले कैश निकाल रहे हो, और फिजिकल फॉर्म में मेरे पास पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है तो डेबिट साइड पे आ रहा होगा, तो मैंने बैंक लिख दिया। इस तरीके से मैंने अपना कैश अकाउंट बना लिया, ठीक है जी। अब अब क्या चीज़ करनी है मुझे, अब मुझे इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट से पहले उसने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, पहली वाली पढ़ते हैं। पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है मुझे, अच्छा जी, पहली एडिशनल इन्फॉर्मेशन मुझे कह रही है कि द लोन कैरिड एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10,000 10%,
द लोन हैड बिन रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। कब लिया है? 1 जुलाई को लिया है, ठीक है। नो इंटरेस्ट हैड बिन पेड बाय द ईयर एंड, यानी जो इंटरेस्ट लिया आपने पे नहीं किया। अब प्लीज एक चीज का ध्यान रखें, अब मैं अगर अकाउंटिंग पीरियड देखूं तो एंड हो रहा है 31 दिसंबर को, ठीक है। तो स्टार्ट हो रहा होगा 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हो रहा होगा, एंड कब हो रहा होगा? 31 दिसंबर 2017, जो कि उसने खुद हमें बताया हुआ है, जो कि खुद उसने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है। अब मैंने अपना लोन कब लिया? 1 जुलाई को लिया। तो जब भी मैं लोन अकाउंटिंग पीरियड के बीच में लूँ, जब भी लोन को अकाउंटिंग पीरियड के बीच में लूँ, तो इंटरेस्ट ने क्या आना होता है? मंथली आना होता है। इंटरेस्ट ने क्या आना होता है? मंथली आना होता है, ठीक है जी। जब भी मैं लोन को अकाउंटिंग पीरियड के बीच में लूँ, कब कैसे बीच में लिया? हैड बिन रिसीव्ड ऑन 1 जुलाई। कब लिया? 1 जुलाई को लिया आपने, तो यानी इंटरेस्ट क्या जाएगा? मंथली जाएगा, यानी जुलाई, जुलाई से लेके कहाँ तक जाएगा? दिसंबर तक जाएगा, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये क्या आ गया आपके पास? दिसंबर। यानी 1 2 3 4 5 6, 6 महीने का इंटरेस्ट जाएगा। कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा? 6 महीने का जाएगा। तो बैंक लोन कितना लिया है? ये देखें, लोन टेक, क्योंकि लोन से पैसा आया होगा ना, तो बैंक अकाउंट में डेबिट साइड दिखी, क्योंकि लोन से पैसा आया होगा। तो 4,000 का लोन लिया, 4,000 पे कितने महीने का इंटरेस्ट जाएगा? 6 महीने का, यानी 4,000। ये 10% इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, लेकिन कितने का? 6/12 लगेगा। सही है, आई होप ये समझ में आ गई हो सबको। ये मेरे ख्याल से लोन इंटरेस्ट आ जाएगा 200 आ जाएगा, ठीक है। ये 200 की वैल्यू मैंने निकाल ली, आई होप ये समझ में आ गया हो। The fixtures and fittings were expected to last for 10 years and have no scrap value. They are depreciated using the straight line method. The policy is to provide a full year's depreciation in the year of purchase. अब मैं depreciation की वर्किंग अगर देखूं तो मैंने एसिड को खरीदा, एसिड को यहाँ पे मैंने कितने का खरीदा? 14,000 का खरीदा। मेरे पास ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को, स्टार्ट ही इस साल किया बिजनेस, तो कोई पहले से एसिड नहीं पड़ा होगा। ये नया एसिड खरीदा होगा, सिर्फ ये नया एसिड ही मौजूद होगा ना 14,000 का, क्योंकि खरीदा होगा। तो 14,000 पे डेप्रिसिएशन लगानी है, कैसे लगानी है? 10 साल लगानी है, तो 14,000 स्ट्रेट लाइन है ना, ओवर 10, ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1400 मेरे पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड था ना, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन भी आ गई मेरे पास। सही है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर लूँ, मेरा ओसीडी ट्रिगर हो जाता है 200, और ये 1400 डेप्रिसिएशन आई होप आ गई हो समझ में। उसके बाद बोल रहा है एट द ईयर एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1000 वर अक्रूड, यानी साल के एंड में आपने 1000 और 1000 आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस देना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपने कितना निकाला है? 15,100, यानी 15,100 प्लस 1,000 और डालना है आपने उसके अंदर, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा 16,100 आएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास? 16,100। आई होप ये भी मैं समझा दिया और आसान तरीके से आ गया समझ में। 16,100 अक्रूड। कब अक्रूड थे? ईयर एंड, यानी साल के एंड में पैसा 1000 आपने नहीं दिया। एट द ईयर इन इन्वेंट्री वॉज वैल्यूड एट कॉस्ट 6,200, क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने आपको दे दी, ठीक है। अब मुझे क्या बना के देना है उसको? इनकम स्टेटमेंट बना के देनी है। इनकम स्टेटमेंट कैसे बन जाएगी आपके पास? यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेल्स आ जाएगा, ठीक है। उसमें से क्या लेस कर दूंगा मैं? कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा, क्योंकि सवाल में अकाउंटिंग ईयर यानी बिजनेस इस साल स्टार्ट करो, ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी, तो डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ? परचेजेस, ठीक है। उसके बाद क्या आ गया मेरे पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। सेल्स, परचेजेस, क्लोजिंग इन्वेंट्री सब सवाल में दिया हुआ है। सेल्स मुझे दी हुई थी उसने कितनी? 14,4200। परचेजेस भी दी हुई थी 79,300, और क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने ये दे दी 6,200। सही है, मैं सिंपली क्या करूँगा? वैल्यूज पुट करूँगा। 14,4200 आ गया यहाँ पे। परचेजेस कितनी आ गई मेरी? 79,300, 79,300, 600 लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। 79,300
6200 क्लोजिंग इन्वेंट्री उसने ये दी हुई। ओपनिंग ऑब्वियसली नहीं होगी ना, लेस कर दूँ, ये कितना आ जाएगा 73100। इनको लेस कर दूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये 71100, 71100 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास। उसके बाद कोई एक्सपेंसेस की हेडिंग डाल लेता हूँ मैं अपने पास। एक्सपेंसेस के लिए मैंने वंस अगेन आप लोगों को बताया हुआ है, अपना बैंक अकाउंट देख लिया करें ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए एक्सपेंसेस का, ठीक है। क्रेडिट सप्लायर तो नहीं होता, रेंट एक एक्सपेंस हो गया, फिक्स कैश तो नहीं आएगा। फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स से मुझे पता चल गया फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स की क्या आ जाएगी, डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो ये एक्सपेंसेस दो तो मैंने ऐसे ही ढूंढ लिया, ये आने हैं, ठीक है। क्या क्या आ जाना है, एक रेंट आ जाना है और डेप्रिसिएशन आ जानी है। अब मुझे पता है मैंने अपने पास क्या बनाया था, ट्रेड रिसीवेबल्स का अकाउंट, तो डिस्काउंट अलाउड दिया था, तो ये एक एक्सपेंस हो गया मेरे पास, ठीक है। और मुझे क्या एक्सपेंस पता चल सकता है, मुझे पता चल सकता है अगर मैंने अपना कैश अकाउंट उठा के देखूँ तो कैश अकाउंट में एक वेजेस थी और ड्राइंग्स थी, तो मुझे पता चल गया वेजेस एक्सपेंस है। ड्राइंग्स तो एक्सपेंस नहीं हो सकता ना, वेजेस एक्सपेंस हो गया, कितनी है 14400 है, ठीक है। रेंट मैंने ऊपर से देख लिया कितना था, ये 12000 रेंट था। डेप्रिसिएशन मैंने निकाल ली, डिस्काउंट अलाउड 100 था हमारे पास, ठीक है। और एक और चीज़ थी कैश अकाउंट को अगर मैं देखूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की एडजस्टमेंट क्या करिए, 1000 अक्रूड थे, ठीक है, तो 1000 और ऐड होने थे इसके अंदर, ठीक है। ये भी हो गया। और एक और एक्सपेंस क्या आ गया मेरे पास, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पढ़ के अंदाज़ा लगाने, और एक्सपेंस क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड, रेंट, वेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट, ये सारे खर्च हो गए आपके पास, ठीक है। ये मैंने सारी वर्किंग भी यहाँ पे कर दी है। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, रेंट, वेजेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज पता चल गया भाई कैसे निकाला है, 6 महीने की डेप्रिसिएशन की मंथली थी, तो डिस्काउंट अलाउड कितना था, 100 था। रेंट मैंने कितना निकाला है, निकाला नहीं दिया बता, 12000। वेजेस कितनी थी, 14400 थी, कैश अकाउंट से आई है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी कैश अकाउंट से, लेकिन 1000 ने ऐड होना था, 16100। डेप्रिसिएशन कितनी आ रही थी, 1400 आ रही थी, ठीक है, ये निकाली हुई मैंने डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट कितना निकाला था, 200, तो मेरे पास कितने एक्सपेंस हो गए, 6 एक्सपेंस हो गए, इसका टोटल आ जाएगा कितना, 44200। इसको लेस कर दूंगा, 44200 माइनस 7100, 100, 71 100 माइनस 44200 में आ जाएगा 269 सही है। और मुझे याद है अगर डिस्काउंट अलाउड है तो प्रोबेबली क्या होगा, डिस्काउंट रिसीव भी होगा। क्या डिस्काउंट रिसीव था हमारे सवाल में, बिल्कुल था, उसने ट्रेड पेबल्स बनवाया था, ट्रेड पेबल से ये आपने अपने पास मेरे ख्याल से हाँ बैलेंसिंग फिगर से निकाला था, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव प्लीज़ मत भूलिएगा, ऐड डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का था, 500 का था, ठीक है। ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा। क्या चीज़ आ जाएगी, प्रॉफिट फॉर द ईयर। इन दोनों का ऐड करें कितना प्रॉफिट आ जाएगा, 27400। आई होप ये समझ में आ गए ये सारे के सारे पार्ट्स, ठीक है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एडवाइस फिन वेदर और नॉट, यू शुड डिप्लॉय बुक कीपर एट अ कॉस्ट ऑफ $500 अप वन, ठीक है। एक बुक कीपर को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं भाई, ये पॉइंट्स हो सकते हैं आपके पास के, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, ठीक है, अच्छे से वो रिकॉर्ड्स बना के देगा, ठीक है। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, सही सारी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देगा। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, एक्यूरेट रिकॉर्ड्स होंगे, ठीक है। अच्छा ये तो फॉर्म में लिख दिया ना मैंने कि रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। अगर मैं अगेंस्ट में बोलूँ, अगेंस्ट में बोलूँ अगर मैं तो वेजेस आपकी क्या हो जाएंगी, इन डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, डिक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, एक ये हो गया अगेंस्ट में। और क्या हो सकता है,
अच्छा जी, अगर वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करता तो इससे बिजनेस फेलियर हो सकता है, यानी नॉट मेंटेनिंग फुल रिकॉर्ड्स कैन लीड टू बिजनेस फेलियर। ठीक है जी, ये पॉइंट्स किस में हो गए, अगेंस्ट में हो गए। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ पता है जी, अगेंस्ट में हो गए ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, आखिर में क्या करना है आप लोगों ने, एडवाइस कर देना। ठीक है, क्या कर देना उसको, एडवाइस कर देना। ठीक है, अब जिस तरह के इधर हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल से इनको हायर कर लेना चाहिए। ठीक है, स्टेट टू रीजंस वाई ट्रेडर माइट मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। तो ये इसके दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं यहाँ पे आप लोग। ठीक है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, ये सिर्फ स्टेट करना है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। और एक आ जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, मैचिंग। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल मार्क्स भी हमने यहाँ पे गेन कर लिए। आई होप ये सवाल पूरा समझ में आ गया हो। जो चीज़ नहीं आई प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है।